मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी आपके बारे में। आपके सेक्रेटरीशिप में जब तक आप सेक्रेटरी थे इंस्टीट्यूट के, आपने 2 लाख नॉन सीए स्टूडेंट को मेंटर करा था अबाउट देयर लाइक करियर काउंसलिंग। आपने कुछ ड्राइव चलाई थी। ऑल ओवर इंडिया लेवल पे 5 लाख स्टूडेंट्स की हमने कैरियर काउंसलिंग करी ओके। और मतलब नॉर्दर्न लेवल पे अराउंड 2 लाख स्टूडेंट्स की हमने कैरियर काउंसलिंग करी। तो मैं उस समय विचार कर रहा था, सोच रहा था कि सीए में एडमिशन लूँ ना लूँ। तो मेरे दिमाग में यही इमेज थी कि ये तो बहुत ही मेहनत करने वालों का प्रोफेशन है। अगर आपको लाइफ में कुछ भी करना है, कुछ भी पाना है, तो उसके लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रगल बहुत ज़रूरी है आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीए जतिन तागरा और मैं स्वागत करता हूं आपका अकाउंटिस्ट की एक नई पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ जुड़े हैं भिवानी के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो 2022-23 में हमारे नॉर्दर्न इंडिया रीजनल काउंसिल के सेक्रेटरी थे और साथ में सेक्रेटरी होने के साथ साथ ये एक रीजनल काउंसिल मेंबर भी हैं 2024 तक। अब इन चार्टर्ड अकाउंटेंट को इस पॉडकास्ट में बुलाने का सबसे बड़ा पर्पस मेरा ये था कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट एक ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो सिर्फ सीए स्टूडेंट के लिए ही अपना जो लाइफ है उसे डेडिकेट किया हुआ है। कोई भी स्टूडेंट कभी भी किसी भी दिक्कत में होता है तो वो इनको ही कॉल करता है। और मेरे पास भी बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड आई कि आप सर को एक बार बुलाओ, आप उनके बारे में हमें बताओ कि जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से हमारी इतनी मदद कर रहा है, हम उसकी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। तो मैं स्वागत करता हूं सीए संगम अग्रवाल जी का। संगम जी, स्वागत है थैंक आपका यू जतिन जी, अकाउंटेंट पर। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। संगम जी, हमारे पास ना बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस, ईमेल्स थी जिसमें स्टूडेंट्स ने बार बार रिक्वेस्ट करी कि संगम जी को बुलाओ, संगम जी को बुलाओ। तो मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसा क्या करा हुआ है आपने स्टूडेंट्स के साथ कि स्टूडेंट आपके बारे में इतना जानना चाहते हैं? एक्चुअली बाय हार्ट आई लव माई ऑल द स्टूडेंट्स, बिकॉज एज यू नो दैट कि हम लोग भी जीएमसीएस के फैकल्टी थे। एक समय में भी जीएमसीएस पढ़ाया करता था सी इंस्टीट्यूट के अंदर। वो कहीं ना कहीं मेरा पैशन था हमारे स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज आई फील माई सेल्फ वेरी कंफर्टेबल। जब मैं स्टूडेंट के बीच होता हूँ, उनको कोई नई बात बताता हूँ, उनसे कुछ नई बात सीखता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बात कैसे स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, जैसे हमारे पास प्रेजेंट रहे वेद जैन सर। वो सर हमेशा बताते थे कि उनकी वाइफ कॉलेज के अंदर प्रोफेसर थी बेसिकली, और वो स्टूडेंट के बीच में रहा करती थी। तो जब मैं उनसे मिलता था, उनकी वाइफ से मिलता था, मुझे बहुत डिफरेंस फील होता था कि मैम बहुत यंग है बाय माइंड, और मतलब उनमें एक चंचलपन हमेशा होता है। तो मुझे लगता है कि हम जब स्टूडेंट के बीच में रहते हैं तो वो चीज़ हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं ट्रांसफर होती है, क्योंकि और बच्चों में क्या होता है, बहुत एनर्जी होती है। बस हमें उन एनर्जी को चैनलाइज करने की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम उसको अच्छी तरह से गाइड करके उनको चैनलाइज कर दें, तो वो इतना कुछ कर सकते हैं, मतलब जो हम विश्वास नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है इसलिए मैं बच्चों के बीच में रहता हूँ, उनसे बात करता हूँ, और सोशल मीडिया के थ्रू मैं बहुत कनेक्ट करता हूँ, और जितना मैं एज ए रीजन काउंसिल मेंबर उनकी हेल्प कर पाता हूँ, मतलब एवरेज कह सकते हो दिन में 10 से 12 कॉल्स मैं जरूर अटेंड करता हूँ स्टूडेंट्स की, जो डिफरेंट डिफरेंट मैटर पे आती है। बहुत सारे स्टूडेंट के ऐसे मैटर होते हैं कि आर्टिकलशिप में कोई इशू आ रहा है, उनका ट्रांसफर नहीं मिल पा रहा, कोई फॉर्म इशू लेवल पे पेंडिंग है उनके। तो मेरी कोशिश रहती है कि उनका कोई भी काम ना अटके किसी लेवल पे, बिकॉज मेरा मानना है कि स्टूडेंट एक बेस है हमारे सी इंस्टीट्यूट का। जब तक हम, मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं अपने प्रोफेशन को बहुत प्यार करता हूँ। मेरे अल्मा मैटर इज एवरीथिंग फॉर मी, मतलब समहाउ समटाइम मेरी वाइफ कहती है कि वो तो मेरी सोतन है, आपको जो आईसीआई है बेसिकली मेरी सोतन है, बिकॉज आप उसको इतना टाइम देते हो, मुझे इतना टाइम नहीं देते आप कहीं ना कहीं। तो मेरी वाइफ को ऐसी फीलिंग आती है इस चीज़ से। बट अगर मैं आईसीआई को भी डिवाइड करता हूँ, तो सबसे पहले मेरे लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले मेरे सामने आते हैं। चाहे उनके लिए मुझे किसी ऑफिसर से बात करनी हो, उनको कभी किसी डिपार्टमेंट में लेके जाना हो, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो, बिकॉज क्या होता है समटाइम हम ऑनलाइन रिप्लाई करके चीज़ों को सॉल्व नहीं करा पाते। हमें ऑफिसर के साथ बैठ के चीज़ों को समझना पड़ता है कि क्या इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आए बेसिकली। क्योंकि जैसे हमें पता है कि सीए का जो कोर्स है हमारा डिस्टेंस लर्निंग कोर्स है। आपने एक बार एडमिशन ले लिया तो कोई गाइड करने वाला नहीं है आपको कि क्या आपको फर्दर करना है, कब जीएमसीएस करनी है, कब आईटीटी करनी है आपको, कैसे सबको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। तो कहीं न कहीं गाइडेंस की कमी रहती है इसके अंदर ना। तो मुझे लगता है कि जिन स्टूडेंट तक मैं पहुँच पाता हूँ थ्रू डिफरेंट डिफरेंट लेवल, समटाइम्स सोशल मीडिया से, कुछ अपडेट से, रिजल्ट्स को लेके, तो वो एक मैं कोशिश करता हूँ कि उन तक ज़रूर पहुँचूँ और उन तक अपनी बात पहुँचाऊँ, और उनको कहीं भी गाइडेंस की कोई रिक्वायरमेंट है, उनकी ज़रूर हेल्प करूँ, क्योंकि उनको हेल्प करने वाला कोई नहीं होता जनरली। अच्छा, मतलब आपने जैसा कहा सीए स्टूडेंट, बट मैं आपका डेटा, मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी आपके बारे में। आपके सेक्रेटरीशिप में जब तक आप सेक्रेटरी थे इंस्टीट्यूट के, आपने 2 लाख नॉन सीए स्टूडेंट को मेंटर करा था अबाउट देयर लाइक करियर काउंसलिंग। आपने कुछ ड्राइव चलाई थी, उसके बारे में कुछ बताओगे कि मतलब एग्जैक्टली कहाँ से माइंड में आया और क्या इनपुट मैं था? आपको बताता हूँ कि जैसे ये कैरियर काउंसलिंग कैसे स्टार्ट हुआ। एक इंस्टीट्यूट की बहुत अच्छी पहल है लोगों को गाइड करने के लिए बेसिकली।
हम देखते हैं जो स्टूडेंट 9, 10th, 11, 12th में होते हैं, दे आर वेरी मच कन्फ्यूज कि उनका करियर कहाँ जाए, किस फील्ड में जाए, कॉमर्स ले, साइंस ले, आर्ट लें। अगर कॉमर्स लेते हैं तो उनमें क्या क्या उनके ऑप्शंस अवेलेबल हैं। देखो मुझे कहते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आती कि मैं गवर्नमेंट स्कूल से बिलोंग करता हूँ। टिल माई कंप्लीट स्कूलिंग आई एम फ्रॉम ए गवर्नमेंट स्कूल बिकॉज आई एम कम फ्रॉम ए वेरी हम्बल बैकग्राउंड. My family cannot afford the financial burden of a private school. Therefore, I am from a government school. एंड अभी बताऊंगा आपको उसके बारे में कि मैंने भी सीए कैसे स्टार्ट करी. ओके तो आशीष साहब ने पूछा कि कैरियर काउंसलिंग, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो लोग सीए में एडमिशन लेते हैं उनको काउंसलिंग की बड़ी जरूरत होती है. एडमिशन लेते हैं या लेने वाले हैं, जो लेने वाले बच्चे हैं जो जहाँ कन्फ्यूज हैं, मुझे लगता है कि थ्रू काउंसलिंग हम उस गैप को दूर कर सकते हैं. क्योंकि अभी भी क्या है, पिछले 10-20 सालों के अंदर ना हमारा एक इंप्रेशन जो सीए जो स्टूडेंट्स पे होता है कि सीए बहुत डिफिकल्ट कोर्स है, इसको तो बहुत कम परसेंटेज इसकी रिजल्ट आती है, हर आदमी नहीं कर सकता सीए कोर्स में कोचिंग में पैसे खर्च करने पड़ते हैं. ऐसे बहुत सारे मिथ बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में हैं. तो हमने क्या किया, इंस्टीट्यूट ने कैरियर काउंसलिंग को एक जरिया बनाया उन स्टूडेंट तक पहुंचने का. तो पहले तो क्या करते हम लोग बहुत सारी एडवर्टीजमेंट किया करते थे, लेकिन क्या होता है उससे भी हम बच्चों तक नहीं पहुंच पाते. तो लास्ट ईयर में जब सेक्रेटरी था, आई वाज आल्सो चेयरमैन ऑफ कैरियर काउंसलिंग कमेटी. ओके मैंने नोइंगली हमारे चेयरमैन से वो कमेटी ली, बिकॉज मैं कहीं ना कहीं स्टूडेंट के लिए मेरे लिए बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है. तो वो कमेटी लेने के बाद मैंने ठान लिया कि मैं जितना बेस्ट पॉसिबल कर सकता हूँ वो काम करूंगा मैं स्टूडेंट्स के लिए. तो हमने क्या किया, मोर देन 2 लाख सी मतलब स्टूडेंट्स की डिफरेंट स्कूल्स में जाके ऑल ओवर इंडिया पे हमने कैरियर काउंसलिंग करी उसकी. मतलब ऑल ओवर इंडिया लेवल पे 5 लाख स्टूडेंट्स की हमने कैरियर काउंसलिंग करी. ओके और मतलब नॉर्दर्न लेवल पे अराउंड 2 लाख स्टूडेंट्स की हमने कैरियर काउंसलिंग करी. मतलब 100% पैन इंडिया में 40% आपके काउंसिल ने कह सकते हो सर, बिल्कुल. अरे सर इट्स ए इट इंक्लूड ऑल माई 24 ब्रांचेस. जो हमारी 24 ब्रांचेज है नॉर्दर्न रीजन की, वो सारी उसमें इंक्लूड है. और उसमें हमने एक मेगा प्रोग्राम किया, मेगा कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम किया. वो हमने इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया. उस स्टेडियम में मोर देन 4500 बच्चे आए डिफरेंट स्कूल से. उन सबको एक परमाइसिस से बुलाना, और मतलब वहाँ उस परमाइसिस के अंदर बाय रिनाउंड सीए अमित अरोड़ा जी को बुला के उनकी कैरियर काउंसलिंग करना, उनको बताने की कॉमर्स के अंदर सीए करके उनको क्या उनका भविष्य बन सकता है. तो ये एक बड़ी बहुत बड़ी अचीवमेंट रही. हमने छोटी से छोटी ब्रांच में, मैंने हर ब्रांच को फोन करके बोला कि आप कुछ करो ना करो, कैरियर काउंसलिंग जरूर करो बेसिकली आप. और उसका इम्पैक्ट है, कैन यू बिलीव दिस ईयर, अगर मैं 2023 की बात करता हूँ, 2023 में हम पे हाईएस्ट नंबर ऑफ सीए एनरोलमेंट है हमारे पास बेसिकली. जितना पिछला 10 साल के अंदर सीए में एडमिशन लोगों ने एडमिशन नहीं लिया, फिर 2023 कैलेंडर ईयर के अंदर लोगों ने एडमिशन लिया सीए के अंदर. कहीं ना कहीं कैरियर काउंसलिंग का इम्पैक्ट है और नए कोर्स का इम्पैक्ट है उसके बाद. तो मुझे बड़ा प्राउड फील होता है. देखो मेरा मानना ये है कि किसी भी प्रोफेशन के अंदर जब तक यंग ब्लड आते रहेंगे वो प्रोफेशन लाइव रहेगा आपका. क्योंकि देखो जो लोग सीए बन गए वो तो बन गए, वो पार्ट है उसके. जब तक उसकी क्वांटिटी नहीं बढ़ेगी आपकी, क्वालिटी नहीं बढ़ेगी आपकी, तो आप क्या, आपका ग्रोथ नहीं आएगी कहीं ना कहीं आपकी. हाँ जी तो वो मेरा मेन रहता है. तो इसलिए हमने लास्ट ईयर कैरियर काउंसलिंग पे बहुत काम किया है, बहुत बड़ा नंबर अचीव किया. और मतलब काउंसिल लेवल पे बड़ी अप्रिसिएशन हुआ नॉर्दर्न रीजन का इसको लेके कि हमने बहुत अच्छा काम किया कैरियर काउंसलिंग को लेके. बट बुरा ना माने क्वेश्चन पूछूं मैं आपको. आप वोट जीते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने दिए, ठीक है ना. अब मैं उस बात पे आना चाहता हूँ. आप स्टूडेंट्स के लिए तो आपने बहुत सारी चीजें करी, मेंबर्स के लिए आपने क्या क्या करा? कहते नहीं, जैसे आपको पता है कि सास भी कभी बहू थी, ठीक है ना, हाँ वैसे ही जी। कहीं ना कहीं स्टूडेंट है वही कहीं ना कहीं मेंबर बनते हैं. हाँ तो जी। उसके लिए हमने एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज करी है. मैं आपको 10 एक्टिविटी गिनाऊंगा बेसिकली अभी. ओके मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर हमने अराउंड 400 सीपीआरस के प्रोग्राम किए. 400 400 सीपीआर के. 1952 के अंदर एनआईआरसी का गठन हुआ था बेसिकली. नॉर्दर्न इंडियन रीजन काउंसिल 1952 के अंदर गठन हुआ था. और मतलब दीज मोर देन 67-68 ईयर्स हो गए थे, आज तक कभी किसी साल के अंदर 400 घंटे के सीपीआर प्रोग्राम नहीं हुए. ओके फर्स्ट टाइम था 22-23 के अंदर हमने मेंबर्स के लिए 400 घंटे के सीपीआर प्रोग्राम करे. हमने मोर देन 50 न्यू फैकल्टीज को मौका दिया एनआईआरसी के प्लेटफॉर्म पे आके सेशन लेने का. मतलब नए 50. ये नए 50 क्या होते हैं, जिनका हम सीपी पोर्टल पे फर्स्ट टाइम आईडी क्रिएट करते हैं. उससे पता लगता है कि ये नया फैकल्टी है, इसने आज तक कभी कोई सीपी प्रोग्राम नहीं लिया. तो दे आर मोर देन 50 न्यू फैकल्टीज जो हमारे एनआईआरसी के प्लेटफॉर्म पे आए और उन्हें हमने उनको मौका दिया. हमने फाइनेंस एंड टैक्स लिटरेसी के अंदर मोर देन 30 प्रोग्राम्स करे हमने पूरी नॉर्दर्न रीजन लेवल पे बेसिकली. तो मतलब जब भी हमें कोई भी हेड ऑफिस से इंस्ट्रक्शन आती थी कि हमें ये प्रोग्राम करना है, फॉर एग्जांपल एक इंस्ट्रक्शन आया कि आपको फॉरेस्ट डे सेलिब्रेट करना है, तो हमने क्या किया, पूरे नॉर्थ के अंदर ट्री प्लांटेशन ड्राइव ऑर्गेनाइज करी बेसिकली हमने. हमें कोई क्या है कि स्पोर्ट्स डे करना है, तो हमने ऐसा नहीं किसी दिल्ली को केंद्र बिंदु बनाते हुए काम किया, नहीं, हमने अपनी ब्रांचेस को अपने साथ लेके चले. हम अपनी ब्रांच को साथ लेके चले और उनको पूरा गाइड किया कि आपको कैसे कैसे किस प्रोग्राम को करना है. तो उन्होंने वो सेम काइंड ऑफ एक्टिविटी वहां भी करी. हमने अपने लेवल पे ब्लड डोनेशन कैंप किया. मतलब जितना काम हमने मेंबर्स के लिए किया उतना ही काम हमने एक जनरल पब्लिक के लिए भी किया.
बिकॉज FTL, फाइनेंस एंड टैक्स लिटरेसी, एक हमारा हेड ऑफिस का बहुत बड़ा एजेंडा है, जिससे कि हम पब्लिक एट लार्ज तक वो मैसेज पहुंचा पाएँ कि भैया क्या हमें OTP कब शेयर करना है, कब शेयर नहीं करना, किन-किन बेसिक बातों का ध्यान रखें एज़ ए लेमैन। तो हमने मुझे बड़ी खुशी है, देखो हम मेंबर्स के लिए काम करते हैं स्टूडेंट, लेकिन हमने जनरल पब्लिक के लिए जो काम कर रहा है ना, उससे बड़ी एक अंदर से आपको सेल्फ हैप्पीनेस फील होती है। तो हमने FTL में बहुत काम करा। इसके अलावा हम बात करते हैं कि हमने मेंबर्स को एक्चुअली क्या होता है, पहले रूटीन काइंड ऑफ प्रोग्राम हमारे हुआ करते थे। फॉर एग्जांपल GST पे हो गया, इनकम टैक्स पे हो गया, बैंक ऑडिट पे हो गया। हम इससे बाहर निकले। हमने एक्सेल पे वर्कशॉप कराई बेसिकली। हमने फोरेंसिक पे वर्कशॉप कराई। हमने वैल्यूएशन पे वर्कशॉप कराई, क्योंकि ये सारे वो एरिया जो अपकमिंग एरिया हैं, जिस ब्लॉकचेन पे वर्कशॉप कराई हमने, जिससे कि अपकमिंग टाइम जो न्यू चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अगर मैं आज के टाइम बोलता हूँ कि 4 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट ना, आप देखेंगे मोर देन 2.5 या 2.8 लाख चार्टर्ड अकाउंटिंग यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जिनकी एज लेस देन 45 ईयर्स है बेसिकली। तो उनका कहीं ना कहीं वो अपना विजन देख पा रहे हैं कि अगले 10 साल में मेरी प्रैक्टिस का क्या लेवल होगा, मैं किस तरह का काम करूं कि मैं उस लेवल पे पहुंच पाऊं। तो उनको फोकस करते हुए हमने इन नए एरियाज को मौका दिया कि भैया आप इन्हें देखो, सुनो, समझो और एक नए एरिया को आप डेवलप करो। जैसे वैल्यूएशन का है, लास्ट ईयर वैल्यूएशन में बहुत फोकस करा हमने, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि आगे आने वाले 5 साल के अंदर वैल्यूएशन एक ऐसा एरिया होगा जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट की डोमिनेंस होगी बेसिकली। हम डोमिनेटिंग होकर इस पे काम कर पाएंगे बेसिकली। तो ये कुछ ऐसे एरिया जो हमने मेंबर्स के लिए बहुत काम करा है इसके अंदर। मतलब आप फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में बिलीव करते हैं। पूरा पूरा। तो अब फ्यूचर की बात हुई है, तो आपने कभी सोचा था बचपन में कि आप सीए बनेंगे? नहीं, देखो वो भी ना एक बड़ी वैसी जर्नी है। मतलब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं गवर्नमेंट स्कूल से बिलोंग करता हूँ, और मतलब एक ऐसे गवर्नमेंट स्कूल से बिलोंग करता हूँ जिसका लेवल आई थिंक बहुत डाउन था बेसिकली। ओके। मतलब मेरे स्कूल में ऐसे बच्चे थे, मतलब जहाँ पे मतलब बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ करता था, प्रिंसिपल को मारना, टीचर को मारना, इस तरह की हरकतें हुआ करती थी स्कूल के अंदर। ओके। इस लेवल का गवर्नमेंट स्कूल से मैंने स्टडी है, बट स्कूल लेवल पे मैं ठीक रहा। मतलब आई एम कम फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड। तो मेरे को डे वन से मेरे दिमाग में था कि भैया अगर मुझे लाइफ में कुछ करना है तो जो मेरी अभी स्ट्रगल है इसको अच्छे से करके ही मैं लाइफ में कुछ आगे कर सकता हूँ। तो सीए मेरे दिमाग में कभी नहीं था। तो जैसे आपको बताया, मैं गवर्नमेंट स्कूल में था, पढ़ने में भी बिल्कुल एवरेज था मैं। जब 12th के मार्क्स आए तो मैंने देखा कि भैया मेरा कहाँ एडमिशन हो सकता है। तो मैंने देखा किसी भी अच्छे कॉलेज में उस परसेंटेज पे मेरा एडमिशन नहीं हो पा रहा था एक्चुअली। ओके। तो देन आई सो कि चलो बीबीए करते हैं। तो मैंने 1-2 जगह बीबीए के एंट्रेंस दिए, तो ऑब्वियसली वहाँ भी नहीं हुआ। तो फिर 1-2 फ्रेंड्स कह रहे थे हम सीए में एडमिशन लेंगे, ठीक है। तो मैं उस समय विचार कर रहा था, सोच रहा था कि सीए में एडमिशन लूँ ना लूँ, कितना मुश्किल कोर्स है। क्योंकि जो मेरे नियर बाय 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, वो सब लोग थे जिनके बहुत मोटे-मोटे चश्मे लगाया करते थे, रात को 10-10 बजे ऑफिस से आया करते थे। तो मेरे दिमाग में यही इमेज थी कि ये तो बहुत ही मेहनत करने वालों का प्रोफेशन है। इसमें मतलब आपको ज़िंदगी भर ही मेहनत करनी पड़ती है। जैसे बात करते हैं इंजीनियर्स की, एमबीएस की, स्टार्टिंग के 5 साल उन्होंने मेहनत करी, तो उसके बाद अपने स्किल के बेस पे दे अर्न वेरी गुड अमाउंट। बट सीए में ऐसा नहीं होता, जो मेरे को उनको देख के लगा था प्राइमा फेसी। तो फिर मैंने, जो मेरे स्कूल में एक टीचर थे, कॉमर्स के टीचर, उनके पास गया मैं गाइडेंस के लिए। मैंने कहा सर ऐसे-ऐसे मैं सीए करना चाहता हूँ और मेरे कुछ फ्रेंड ने एडमिशन लिया है, तो क्या मैं कर लूँ सीए सर? आपका क्या राय रहेगी? तो ही टोल्ड मी, नहीं, तुम नहीं कर पाओगे। जिस बैकग्राउंड से तुम आते हो तो सीए तो बहुत डिफिकल्ट कोर्स है, तुम नहीं कर पाओगे, कोचिंग लेनी पड़ती है और बहुत कुछ करना पड़ता है, तो आपके यू विल नॉट डू। और मतलब एक इंसिडेंट भी मेरी लाइफ में हुआ था कि जब मैं 12th क्लास में था, बाय रोड एक्सीडेंट मेरे फादर की डेथ हो गई थी एक्चुअली। तो इनडायरेक्टली पूरी फैमिली का बर्डन मेरे ऊपर आ गया था वहाँ पे। तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मेरे टीचर ने मुझे गाइड किया कि संगम आप सीए मत करो, आप नहीं कर पाओगे। बट लेकिन मेरे फ्रेंड्स ने एडमिशन लिया था, तो मुझे लगता था कि सर जो बात कह रहे हैं वो मेरे पास को देखते हुए कह रहे हैं, कि जो मेरे 9, 10, 11, 12 में मार्क्स हैं उन सबको देखते हुए। बट मैं वो संगम नहीं हूँ। मुझे एक ऑर्डिनरी लाइफ नहीं चाहिए, मेरे को थोड़ी डिफरेंट लाइफ चाहिए बेसिकली। वो लेसन मुझे कब आया, जब मेरे फादर की डेथ हो गई बेसिकली ना, तब मुझे समझ आया कि लाइफ इज़ नॉट सो ईज़ी। अगर आपको लाइफ में कुछ भी करना है, कुछ भी पाना है, तो उसके लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रगल बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो उस समय फिर जब 12th में, जब मेरे एग्ज़ाम हुए, जब मैं 12th पास की, जब ये सब बातें ना 12th के रिज़ल्ट से पहले की है, क्योंकि हम कहीं न कहीं प्रिपरेशन पहले कर देते हैं कि अब 12th के एग्ज़ाम हो गए हैं, रिज़ल्ट आने में 2 महीने हैं। क्योंकि हमारे टाइम पे 2 महीने लगते थे, मार्च में एग्ज़ाम होते थे 12th के, और कहीं न कहीं मई एंड या जून तक रिज़ल्ट आया करता था। तो पूरा अप्रैल का मंथ होता था, मई का मंथ होता था। तो उस समय हम लोग यहाँ एंट्रेंस दे रहे हैं, वहाँ एंट्रेंस दे रहे हैं, इसका प्रोस्पेक्टस भर रहे हैं, तो उस समय की बात थी। तो फिर 12th का रिज़ल्ट आया, नंबर वही एवरेज थे, तो उम्मीद तो कम थी किसी को अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा। तो फिर हमने अल्टीमेटली मैंने अपने सर टीचर की बात को कहने की चैलेंज भी लिया। ओके। मैंने कहा यार कोई मुझे ऐसे कैसे नहीं कर सकता, कोई रॉकेट साइंस सुनना है, लेट्स डू इट। तो फिर मैंने सीए में एडमिशन लिया, और बाय गॉड ग्रेस मैंने उस समय हमारा P1 P2 और फाइनल हुआ करता था। हाँ जी। मैंने अपना P1 फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया बेसिकली। ओके।
उसके बाद P2 किया, फिर then मैंने फाइनल क्लियर किया। तब तो बीच में जो एक दिन की छुट्टी होती है वो भी नहीं नहीं होती होती थी, थी, हाँ, लगातार सारे के बिल्कुल, सारे हाँ, पेपर yes। होते थे। टोटल फाइनल में 8 पेपर होते थे, सिर्फ एक छुट्टी होती थी, क्योंकि 7वें पेपर के बाद ऑब्वियसली क्या होता था, 6 दिन का पेपर हुआ, फिर संडे आता था, संडे को एग्जाम नहीं होता था, तो हाँ। 9 दिन के अंदर 8 पेपर देने होते थे बेसिकली आपको। और बीच में एक संडे तो आता था। एक संडे आता था बस, एक वही संडे। वही कह रहा हूँ, 9 दिन के अंदर 8 पेपर आपके बेसिकली। वो बेसिकली डीटी या उसके पेपर से हाँ, पहले आ जनरली जाता आईडीटी था। से पहले आता था बेसिकली। मैंने जब से करा था सीए तो मेरे को तो एक एक छुट्टी मिलती थी हाँ, सारे टाइम में, क्योंकि मेरा सीपीटी से स्टार्ट हुआ yes, था। yes, मेरी सिस्टर 2009 से है, तो वो उसने कॉन्टिन्यूअस वाले पेपर दिए थे, तो वो भी एक अलग स्ट्रगल थी। स्ट्रगल थी, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आप मानो इफेक्टिवली आपके पास 12 घंटे में होते थे पूरा रिवाइज करने के लिए। सपोज आज 3 बजे आप वापस आए हो बेसिकली, अगले दिन 10 बजे पेपर है आपका, तो घर पे आओगे, आप सोओगे भी, थोड़ा सा फ्रेश भी होगे, तो इफेक्टिवली 12 घंटे 15 घंटे भी नहीं मिलते थे पूरी बुक को रिवाइज करने के लिए। आप देखो डीटी का पेपर अपने आप में पूरी महाभारत है वो, तो उसको पूरे को रिवाइज करना, तो वो भी अपने आप में एक आर्ट है कि उन 12 घंटे के अंदर पूरी बुक कैसे रिवाइज करनी है आपको। माफा का पेपर अपने आप में पूरी महाभारत है, कह सकते हो। माफा मुझे याद आ गया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग या फाइनेंस अकाउंटिंग हाँ, समथिंग ऐसा था yes, माफा। yes, मैंने नाम सुना, मैंने पेपर नहीं दिया उसका। हाँ। मेरे में एसएफएम हो गया था वो। अच्छा अच्छा, यस हाँ। यस यस। तो तो वो भी ये चैलेंज रहा अपने आप के अंदर भी। पूरे पुराने वाला टाइम मेरे को एकदम से रिकॉल होना शुरू हो गया, जो मैं देख के आया था ना सीए के अंदर। तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जैसे आपकी ये लाइफ की स्ट्रगल आपने मुझे बताई कि हाँ कि सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग नहीं थी, हाँ, आपने उसे अपने अकॉर्डिंगली बनाया उसके बाद। तो संगम जी, मतलब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं और सबके पास बड़े सारे एक्सक्यूजेज हैं। मेरे पास भी बहुत एक्सक्यूजेज हैं कि मैं क्यों ना कोई काम करूं। तो वो हर्डल्स कैसे आप मतलब कैसे देखते हो, आप डिफिकल्ट सिचुएशन को आप कैसे देखते हो, कैसे उससे बाहर आने की आपको कोई मोटिवेशन मिलती है, तो उसकी कोई कोई टेक्निक है तो वो शेयर करना चाहो तो बताऊंगा। बिल्कुल। देखो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मैंने सीए P1 के अंदर एडमिशन लिया, जिसको फाउंडेशन बोलते हैं या सीपीटी बोलते हैं आज की डेट के अंदर, तो दैट टाइम में इक्वली 10th 9th 10th 11th 12th को होम ट्यूशन पढ़ाया करता था। ओके। क्योंकि उससे मुझे याद है, मुझे 900 रुपये 1000 रुपये मंथली मिला करता था एक होम ट्यूशन पढ़ाने का। तो मेरे को ये लगता है कि 4 घंटे पढ़ाया तो 4000 रुपये मंथली आ गया। तो इससे मेरी जो थोड़ी बहुत कोच मतलब फाउंडेशन में तो कोचिंग ली थी मैंने, कोचिंग यस, तो कोचिंग की फीस हो गई और थोड़ा घर का टेक केयर काम चल जाएगा उससे। तो मैंने डे 1 से कोचिंग पढ़ाना मैंने शुरू कर दिया था। और साथ के साथ मैंने कहीं न कहीं फाउंडेशन के साथ-साथ ही कुछ प्राइवेट काम करना भी स्टार्ट कर दिया। प्राइवेट काम मतलब किसी की आईटीआर भरनी है, ओके। उस समय वैट हुआ करता था, किसी का वैट में रजिस्ट्रेशन कराना है, वैट की रिटर्न भरनी है। तो ये जो मेरी प्रैक्टिस वाली जर्नी है ना, ये मेरी 12th के बाद ही स्टार्ट हो गई थी। अच्छा, हाँ, कि तो ये सीखा कहाँ से हाँ, आपने? वही मैं बताता हूँ कैसे सीखा। जैसे आईटीआर 1-1 होती थी या छोटी आईटीआर होती थी, तो क्या होता था कि मेरी फैमिली में जो और रिलेटिव हैं, वो किससे काम करा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनसे बात करी, उनसे पूछा, थोड़ा आइडिया लगा। मतलब फुल फ्लेज्ड काम नहीं करता था, 1 साल में 10 आईटीआर भर ली, इतना ही मतलब। ओके। वो उस समय रहा बेसिकली। तो वो जो मेरी सेल्फ स्टडी थी, मतलब मैं बताना चाहूँगा कि हमारा एक छोटा जनरल स्टोर भी हुआ करता था। अब ओके। जनरल स्टोर क्यों हुआ करता था कि फादर की डेथ हो गई है, अब घर को चलाना है, कैसे डे इन डे आउट खर्चा कैसे हो, सिर्फ 4000 रुपये के बेस पे तो पूरा मंथली खर्चा चल नहीं सकता था। आपकी सिस्टर है, वो भी स्टडी कर रही है। तो हमने क्या किया था, घर के अंदर एक छोटे से पोर्शन में जनरल स्टोर ओपन किया था बेसिकली। उसमें किराने का सामान बेचा करते थे बेसिकली। तो मेरी मदर फुल टाइम बैठा करती थी और मैं जब भी टाइम निकलता था तो मैं वहाँ जाके बैठा करता था, उनको सामान ला के दिया करता था। कुछ सामान हम 70,000 से लेके आते थे, सस्ता मिलता था, वहाँ ला के रिटेल में बेचना और अलग दुकानों में सामान ला के फिर उसको बेचना। तो ये भी एक कहीं न कहीं 7 to 8 ईयर स्ट्रगल रही है, मतलब शॉप को लेके बताऊँ मैं आपको। तो वो सब स्ट्रगल होने के बाद देन आई रियलाइज़ कि मुझे कहीं न कहीं मेरे पास यही बचता है जो मेरी लाइफ़ चेंज कर सकता है। क्योंकि कहीं न कहीं तब तक हम कोचिंग में आ चुके थे, कोचिंग में वो टीचरों से मिलते थे तो वो गाइड करते थे कि देखो ये भी सीए है, वो भी सीए है, कुमार मंगलम बिरला सीए है। तो उनको देखते हैं एक ड्रीम हमने जोड़ा और देखा कि आज जो मैं स्ट्रगल करूँगा ना, ये मुझे वहाँ पहुँचाएगा। फिर एक टीचर ने मुझे गाइड किया कि संगम, हमेशा हमें देखना है कि लाइफ़ में एक होता है शॉर्टकट, एक होता है लॉन्ग कट। तो जब भी लाइफ़ में कोई भी आप लॉन्ग कट लोगे ना, कभी आपको उसके लिए पछताना नहीं पड़ेगा। मतलब छोटे से एग्जांपल से कि अब आजकल विंटर चल रही है, विंटर में क्या है, मैं 1 घंटा बैठ के किसी चीज़ की स्टडी कर लूँ या मैं कल पढ़ लूँगा, सो जाता हूँ बेसिकली। तो अगर मैंने 1 घंटा बैठ के आज पढ़ लिया, तो कल के लिए मोटिवेशन रहेगा मेरे लिए। ओके। और आज मैं सो गया ना, तो कल मैं गिल्ट में रहूँगा कि यार हम्म। मैंने कल भी पढ़ाई नहीं करी, आज की मिस हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके पास आया, कुछ मैंने हैवी डिनर कर लिया, तो कहीं न कहीं मुझे क्या गिल्ट होगा, यार इतना हैवी खा लिया, वेट वेट तो उस पे काम करना है मुझे, मैं कैसे वेट कम करूँगा अपना। तो मुझे कोशिश की कि कोई भी ऐसा काम ना करूँ जिससे मुझे बाद में गिल्ट हो। ओके। आज हार्ड वर्क कर लूँ, आज पढ़ाई कर लूँ, आज मेरे को 2 घंटे पढ़ना है, अगर ढाई पढ़ लिया ना, तो एक मोटिवेशन, आज ढाई पढ़ा हूँ, कल मैं 3 पढ़ूँगा बेसिकली। तो वो मोटिवेशन साथ चलेगा बेसिकली आपके, और मुझे वहाँ पहुँचना है। संगम जी, अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे एक शब्द बोलूंगा,
आप उस शब्द से क्या समझते हैं वो आपको मुझे बताना है। शब्द है भारत। मैं बचपन से ही मतलब बड़े ही देशभक्त किस्म का रहा हूँ, सही बताऊँ मैं आपको। जब मैं 5th क्लास में था, मैं क्लास का मॉनिटर था और कहना है कि जितने भी हमारे प्रोग्राम होते थे 26 जनवरी, 15 अगस्त, हमेशा बढ़-चढ़ के उसमें भाग लिया करता था। और मतलब बहुत बार मैं सुभाष चंद्र बोस भी बना हूँ मतलब अपने स्कूल लेवल पे। तो कहीं न कहीं वो देशभक्ति बचपन से दिल के अंदर कहीं न कहीं रही है मतलब। और हर लेवल पे आके मैं मेरा कोई भी एक्शन होता है या रिएक्शन होता है तो कोशिश करता हूँ कि मतलब पूरी कोशिश रहती है कि इससे मेरी कंट्री को, मेरे देश को या मेरे भारत को कोई नुकसान ना हो कभी भी मेरे साथ। ओके। हाँ, मतलब किसी क्लाइंट को कोई टैक्स प्लानिंग के लिए सजेस्ट करना है, कुछ भी करना है, मतलब हर एक एक्शन मेरी कंट्री को तो कोई इम्पैक्ट नहीं है इससे। मैं कोई भी एंटी एंटी नेशनल बात तो नहीं करने वाला या मैं एंटी नेशनल कोई काम तो नहीं करने वाला। वो चीज़ें दिमाग में कहीं न कहीं रहती है। और जो देखो मैंने आपको बताया कि जो मेरे स्टूडेंट को लेके प्यार और अफेक्शन है, वो मुझे लगता है कि वो सब स्टूडेंट है ना, वो मेरे देश का, मेरे पूरी कंट्री का भविष्य है, मेरे भारत का भविष्य है वो। अगर मैं उनको गाइड कर पाता हूँ, उनको ट्रेन कर पाता हूँ और एक नए भारत के लिए उनको तैयार कर पाता हूँ, तो वो मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। तो वही मेरा सबसे बड़ा बेस है, जो मेरे स्टूडेंट हैं, उनको प्रॉपर गाइडेंस मिले, वो एक अच्छे सिटीज़न बने कंट्री के। मुझे लगता है उससे ही बहुत कुछ अच्छा काम हो सकता है मेरे भारत के लिए। और आज की डेट में आप देखोगे भारत बहुत तरक्की कर रहा है। मतलब जीएसटी उसमें से अपने आप में एक एग्ज़ाम्पल है। हाँ मतलब जी। जीएसटी आने के बाद आप देखेंगे कि बहुत सारे टैक्स का मर्जर हो गया कहीं न कहीं। जीएसटी मतलब मानता हूँ स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत स्ट्रगल रहा, लेकिन आज के डेट में जीएसटी बहुत लेवल तक स्ट्रीमलाइन हो चुका है। जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जितने बिज़नेसमैन हैं, दे ऑल आर एप्रिशिएटिंग जीएसटी। तो ऐसे करके बहुत सारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है। कहीं न कहीं हमारा लिटरेसी लेवल बढ़ रहा है, अवेयरनेस लेवल बढ़ रहा है। वो सब कहीं न कहीं हमें हेल्प कर रहा है कि हम जल्द एज़ सून एज़ पॉसिबल 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बने, जीडीपी बढ़ाएँ इतनी कहीं न हमारे कहीं। प्रधानमंत्री जी ने भी वादा करा है उनके थर्ड टेन्योर के अंदर हम भारत की तीसरी स्टार्टिंग, उन्होंने ये नहीं बोला हम तीसरी होंगे, उन्होंने कहा हम स्टार्टिंग की 3 इकोनॉमी से एक होंगे। यस, 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 यस। तो मुझे लगता है हम जल्दी अचीव करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि मैं इस बात को इससे भी लिंक करना चाहूँगा। आज की डेट में जो हमारा कैपिटल मार्केट है, कैपिटल मार्केट मतलब शेयर मार्केट जो आपकी, हाँ जी। उसमें आप देखेंगे जो रिटेल इन्वेस्टर होता है, उसका जो कंट्रीब्यूशन है थ्रू म्यूचुअल फंड, थ्रू एसआईपी, वो बहुत बढ़ रहा है। और एक एसआईपी के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, वो आपकी बहुत लॉन्ग टर्म चलती है। ऐसा देखो, एक तो क्या होता है डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन, मैंने 5 लाख रुपए लगा दिए फिर भी बैठ गया, नहीं। अगर मैं हर महीने 5-5 हज़ार रुपए लगा रहा हूँ शेयर मार्केट के अंदर, दैट मीन मैं लॉन्ग टर्म तक लगाऊंगा। तो आज के डेट में एसआईपी सिप का जो कंट्रीब्यूशन है शेयर मार्केट के अंदर बहुत बड़ा है। और जो एसआईपी लगती है वो कहीं ना कहीं रिटेल इन्वेस्टर के थ्रू लगती है। ओके। तो आज की डेट में आप देखोगे ना, वो जो इन्वेस्टमेंट है, मतलब हर छोटे छोटे बिजनेस के अंदर आज की डेट में आप मानो कि इन्वेस्टमेंट हो रखी है सारे लोगों की, जितने भी इंडिया के सिटीजन हैं, उन सब लोगों की इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में हो रखी है डायरेक्टली हाँ जी। इसके थ्रू। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। आप देखो ना, मार्केट इतना क्यों बढ़ रहा है बेसिकली, क्या क्या ऐसा बेसिक चेंज हो गया, फंडामेंटल चेंज हो गया? नहीं, बस जितने रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जितने नंबर ऑफ रिटेल इन्वेस्टर बढ़ते जाएंगे आपके, आप देखेंगे कि लोगों का पैसा जो घर में आइडल रखा था, वो कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में लग के चैनलाइज हो गया आपका। हाँ जी। और चैनलाइज होने से लोगों को फंड मिल गया, वो अपने बिजनेस को बढ़ाए जा रहे हैं कहीं ना कहीं। राइट ये सर। एक रीज़न है कि भारत जो ग्रो कर रहा है इस फास्ट लेवल पे। और दूसरा एक बात तो बताना चाहूँगा कि भारत की जो इकोनॉमी है वो कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है। क्योंकि हमारी, मानता हूँ कि अराउंड 150 लाख करोड़ की हमारी पॉपुलेशन जो है बेसिकली, वो जो पॉपुलेशन 150 सी यार 150 150 सॉरी करोड़ यस हाँ। 150 करोड़ की जो हमारी पॉपुलेशन है, वो जितना हम प्रोड्यूस करते हैं उसको कंज्यूम करने के लिए सफिशिएंट है। हमें डिपेंडेंस नहीं है कि हम एक्सपोर्ट कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे। अगर एक्सपोर्ट भी नहीं किया ना हमने, तो हमारी अपनी इकोनॉमी उसे कंज्यूम कर लेगी। तो और दोबारा हमारा चैनल चलता रहेगा, हमारा जो लाइफ साइकिल है उससे चलता रहेगा बेसिकली। हाँ जी। तो ये एक जो हमारी पॉपुलेशन है ना, हम इसको अंडर एस्टिमेट ना करें, ये हमारी स्ट्रेंथ है कहीं ना कहीं, ओके। जो पॉपुलेशन है हमारी बेसिकली। हाँ जी। तो अब एक बार थोड़ा-सा और मैं आपको डिटेल में, अब मैं ना आपके ना प्रोफ़ेशनल करियर के बारे में क्या एग्ज़ैक्टली आप कर रहे हो आज, उसके बारे में थोड़ा-सा डिटेल डिस्कशन करना चाहूँगा। और मतलब मेरे को आप कोई अपना जो आपने रिसेंट अभी कुछ एक आपके बिज़नेस से या आपकी जो प्रैक्टिस है उसके अंदर कुछ एक ऐसा कोई वाक़या आया हो जिसे आप शेयर करना चाहते हो या कुछ किसी को बताना चाहते हो अपने स्टूडेंट्स को, तो वो आप कुछ शेयर करना चाहेंगे तो प्लीज़ अच्छा बिल्कुल। लगेगा। नितिन जी, मैं एक लॉ का स्टूडेंट हूँ। लॉ का स्टूडेंट इसलिए मैं लॉ कर चुका हूँ, बिकॉज़ मुझे लॉ को पढ़ना, उसको इंटरप्रेट करना, उसमें काम करना बड़ा अच्छा लगता है लॉ के अंदर। क्यों? बिकॉज़ लॉ ना बहुत डायनामिक होता है। जैसे हम बात करते हैं इनकम टैक्स की, जीएसटी की, ये क्या है, बड़ी फ्रीक्वेंटली चीज़ें चेंज होती है इसके अंदर। तो डे इन डे आउट आपको पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। केस लॉ आते हैं, एक ही बात के अलग मतलब आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सेक्शन 154 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 है आपका, जो बात करता है रेक्टिफिकेशन की। आप उसको पढ़ो, हर बार एक नई चीज़ निकल के आएगी उसमें से। मतलब मैं पिछले 15 साल से पढ़ रहा हूँ उसको, 20 साल से पढ़ रहा हूँ, लेकिन अभी भी
डिपार्टमेंट में किसी मैटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कौन सा आपका प्राइमा फेसी मिस्टेक है नहीं है, किस बात को प्राइमा फेसी मिस्टेक मानेंगे नहीं मानेंगे, समझ रहे हो? तो हर बार पढ़ के एक अलग इंटरप्रिटेशन निकल के आती है, अलग केस लो निकल के आता है उसको ले पढ़ने के लिए, हर अलग केस लो हर तरह अलग तरह से पढ़ता है। तो ये जो आर्टिकुलेशन है ना शब्दों का, लॉ का, वो मुझे बहुत पसंद है। तो Okay. इसीलिए कहीं ना कहीं मेरा काम करने का फोकस रहता है कि मैं लॉ में काम करूं, जिससे कि मैं अपने आप को अपडेट करता रहूं, और जितना हम अपने आप को अपडेट करते हैं उससे आपका इंटरेस्ट और क्रिएट होता है। तो इसलिए मैं अपने आप को लॉ का स्टूडेंट मानता हूं। अभी ऐसे बात करते हैं, रिसेंटली हमें पता है जैसे जीएसटी के अंदर 17-18 की 31 दिसंबर 2023 लास्ट डेट थी असेसमेंट की। बहुत सारे लोगों को 17 फाइनेंशियल 17-18 के नोटिस आए और अल्टीमेटली ऑर्डर पास हुए। Okay. और अभी क्या हो रहा है, 18-19 का चल रहा है, उसकी 31 मार्च 2024 लास्ट डेट है, इसमें फाइनेंशियल 18-19 के आपके नोटिस आए हुए हैं और जो उनकी असेसमेंट क्लोज होगी। तो उसको भी हम कहीं ना कहीं बारीकी से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और कहीं पे डिपार्टमेंट भी गलत होता है तो हमें कोशिश है कि डिपार्टमेंट को भी रिप्रेजेंट करें। हम सिर्फ क्लाइंट को रिप्रेजेंट करने का काम नहीं करते, बीइंग ए काउंसिल मेंबर मेरी भी ड्यूटी बनती है कि मैं कहीं ना कहीं अगर डिपार्टमेंट गलती कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है कि अगर हम तो टेक्निकल पार्ट है ये, सेक्शन 73 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, कोई अगर ऑर्डर पास हुआ मेरे अगेंस्ट तो 90 डेज के अंदर मैं उसमें रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ अंडर जीएसटी, नॉट इनकम टैक्स। ओके, तो आज की डेट पे डिपार्टमेंट का व्यू है कि यू शुड गो टू अपील ओनली। मैंने कहा जब आपको सीजीएसटी एक्ट के अंदर एक रेक्टिफिकेशन का प्रोविजन दे रखा है, तो जो ऐसी प्राइमा फेसी मिस्टेक है तो वी शुड कवर इन दैट ओनली, व्हाई वी शुड गो टू अपील। एक्चुअली अपील में जाने में क्या होता है कि आई हैव टू डिपॉजिट 10% ऑफ टैक्स अमाउंट, प्री डिपॉजिट, उसके बिना मैं अपील फाइल नहीं कर सकता। ठीक है, तो जो बात रेक्टिफिकेशन में हो सकती है तो उसके लिए मैं अपील में क्यों जाऊं। तो आजकल मैं डिपार्टमेंट को ये समझा रहा हूं कि सर किन केसेस को आप रेक्टिफिकेशन में ले सकते हो, किन केसेस को आपको अपील में लेने हैं। अभी डिपार्टमेंट का क्या व्यू है कि 100% केस आपको अपील में ही लेने हैं। बट बीइंग ए रीजनल काउंसिल मेंबर, बीइंग ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नॉर्दर्न रीजन, मेरी ड्यूटी बनती है कहने के डिपार्टमेंट को समझाने की क्या सही है क्या गलत है आपका। एक पॉइंट और आपको बताता हूँ बेसिकली, जैसे हम बात करते हैं इनकम टैक्स एक्ट में हमारे पार्टनरशिप रेमुनेशन के कुछ क्लॉजेस हैं कि अगर आपकी 3 लाख तक की आपकी प्रॉफिट है इतने परसेंट होगा, उससे ऊपर इतने परसेंट होगा। अब वो जो प्रोविजन है ना, दैट इज लॉन्ग बैक प्रोविजन, मतलब कहीं ना कहीं 1970s या 1965 का प्रोविजन है। आज के में इन्फ्लेशन इतना बढ़ चुका है बेसिकली आपका, तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वो जो लिमिट्स हैं वो बहुत कम लिमिट है अपने आप पे। तो मैंने डायरेक्टली अपने इंस्टीट्यूट को लिखा, अपने इंस्टीट्यूट को थ्रू कहीं ना कहीं सजेशन दिया सीबीडीटी को कि उन लिमिट के अंदर चेंज लाया जाए बेसिकली, बिकॉज वो पब्लिक एट लार्ज की रिक्वायरमेंट है। आप इतने पुराने प्रोविजंस आज के डेट में अप्लीकेबल नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग? तो वो चेंजेस भी कहीं ना कहीं मेरी ड्यूटी रहती है, मेरी कोशिश रहती है कि कोई भी अगर ऐसा आता है मैं जरूर अपना कंट्रीब्यूट करूं। फॉर एग्जांपल यस्टरडे आई रिसीव ए मेल फ्रॉम द इंस्टीट्यूट कि इंस्टीट्यूट अपना 2049 का एक विजन बना रहे हैं कि 2049 में जब इंस्टीट्यूट को 100 साल पूरे होंगे तो उस समय का क्या विजन है इंस्टीट्यूट का। तो मैंने एक 18-20 पॉइंट बना के रखे हुए हैं। अभी टाइम है, कुछ शेयर करोगे आप? नहीं, जरूर शेयर करूंगा मैं आपसे वो। तो वो जो 18-20 मैंने पॉइंट बनाए हैं कि ये चीज हम और करें अपने मेंबर और स्टूडेंट के लिए, तो हम और अच्छे से अपने विजन को और बेटर कर पाएंगे बेसिकली। देखो उसमें मैं 2-3 पॉइंट आपसे शेयर करता हूँ। अभी क्या होता है कि अभी जो हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो कहीं ना कहीं मेंबर ओरिएंटेड है बेसिकली। मैं चाहता हूँ हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो स्टूडेंट ओरिएंटेड बने। अभी क्या होता है, देखो किसी एक स्टूडेंट को आर्टिकलशिप करनी है अगर, ठीक है, वो एक सीए के अंडर आर्टिकलशिप करता है, तो अगर वो मेंबर उसके फॉर्म को साइन नहीं करेगा उसको ट्रांसफर नहीं मिलेगा। हाँ जी, ठीक है, उसको इंस्टीट्यूट के 6 महीने 8 महीने साल भर चक्कर लगाता रहेगा वो, जब तक मेंबर फॉर्म साइन नहीं करेगा उसको ट्रांसफर नहीं मिलेगा। जबकि फर्स्ट ईयर में लीगली आपको ट्रांसफर अलाउड है। हाँ जी, उसके बाद भी उसका मेंबर उसके फॉर्म को साइन नहीं करता। ऑल्दो हमारा एक फॉर्म नंबर 120 होता है रेगुलेशन में 120, उसमें एक प्रोविजन है कि अगर आपका एम्प्लॉय आपको ट्रांसफर नहीं दे रहा है तो स्टूडेंट डायरेक्टली इंस्टीट्यूट को अप्लाई कर सकता है फॉर ट्रांसफर। उसमें केस में क्या होता है, उसमें 6 से 8 महीने लगते हैं। इंस्टीट्यूट क्या करेगा, पहले एक रिमाइंडर भेजेगा प्रिंसिपल को, फिर दूसरा भेजेगा, फिर तीसरा भेजेगा, 3 रिमाइंडर भेजेगा, उसका भी कोई रिप्लाई नहीं आएगा या सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं आएगा, उसके बाद वो ट्रांसफर अप्रूव किया जाएगा बेसिकली। तो कहीं ना कहीं मैंने फील किया कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो लोग सीए में आते हैं उनसे अगर जो लोग सीए छोड़ रहे हैं, देखो मुझे लगता है कि जैसे हम कोई कंपनी छोड़ते हैं तो हमसे एक एग्जिट इंटरव्यू लिया जाता है हमारा, या पूछा जाता है कि आप क्यों छोड़ना चाहते हैं। तो ऐसी वो स्टूडेंट जिन्होंने सीए छोड़ी है उनसे पूछा जाए ना कि भैया आपने सीए क्यों छोड़ी, कहाँ पे आपको लगा। तो जितना मेरा स्टूडेंट बेस में बात हुई है तो सब लोगों ने जो आर्टिकलशिप वाली चीज है ना वो बड़ी पेनफुल लगती है बेसिकली, कि कोई भी ऐसा इंसिडेंट उनके साथ हो गया ड्यूरिंग आर्टिकलशिप जो कहीं ना कहीं उनको हर्ट कर देता है, देन दे लीव द सीए कोर्स। तो मुझे लगता है उस पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है हमारे नेक्स्ट 25 ईयर्स के अंदर, या एज सुन एज पॉसिबल ऐसे हम प्रोविजन बनाए जिसमें मतलब ये चीजें बहुत स्पीड लेवल पे हो, स्टूडेंट को सुना जाए। मतलब मेरी कोई ग्रीवेंस है, आप मेंबर को बुलाओ नेक्स्ट डे, राइट, बैठो अब डिस्कस करो
वो मतलब ऑन द स्पॉट बात करूँ ना मैं उसके कहाँ लिए भी फॉर्म है, हाँ उसको करवाने के लिए भी फॉर्म है, हाँ तो वो तो आपको वो प्रोसेस में जाना वो पड़ेगा। प्रोसेस बहुत लंबा है अपने आप में। तो ये सब चीज़ें मैंने कहीं न कहीं लिखी हैं ओके, और कि और दूसरा क्या है सपोज़ कोई स्टूडेंट किसी बात से सैटिस्फाई नहीं है, तो एक पूरा मैकेनिज़्म हो, उसकी बात सुनी जाए, प्रॉपर टीम हो, उसकी बात सुनी जाए, उस पे एक्शन लिया जाए और टाइम बाउंड मैनर के अंदर उसका सॉल्यूशन हो। हाँ, दैट 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 मैटर्स के टाइम या बाउंड, यस। अगर मतलब पूरा का पूरा टाइमलाइंस होनी चाहिए कि इसके यस, अंदर इस यस, मैटर को यस। सॉल्व देखो कर। हम कहते हैं कि वी आर द फाइनेंस प्रोफेशनल मतलब फाइनेस्ट मतलब पूरी कंट्री का सबसे फाइनेंस है। देखो जो चार्टर्ड वर्ड होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, अकाउंटेंट तो अकाउंटेंट है, तो चार्टर्ड वर्ड है ना उसका मतलब प्रीमियम पर्सन राइट, जो उस पीस का प्रीमियम है। आपने चार्टर्ड बस सुना होगा बेसिकली, हाँ जी, उसका मतलब जो नॉर्मल बस होती है ना उससे प्रीमियम बस। राइट, चार्टर्ड बस के अंदर आपको अच्छी क्वालिटी मिलेगी, वीडियो कैमरा मिलेगा आपको, अच्छा एसी होगा, अच्छी सीट होगी उसकी। तो उसी क्लास से हम चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है ना एक प्रीमियम क्लास को बिलोंग करते हैं, ओके, फाइनेंस क्लास को बिलोंग करते हैं। तो वो चीज़ हमारे कंडक्ट में भी दिखनी चाहिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए दिखनी चाहिए। आप देखो जिन मेंबर के अगर डिसिप्लिन कमेटी फाइल होती है तो वहाँ तो हम बिल्कुल हाईएस्ट एथिकल स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं बेसिकली। तो व्हाई नॉट फॉर द स्टूडेंट्स? मैं इसी पे आने वाला था सर, कि आज के टाइम में ना, आप जब भी आप एक वीक के अंदर आप एक नफरा का जजमेंट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के अगेंस्ट सुनेंगे। अभी एक 50 लाख के पेनल्टी नफरा ने एक सर्टिफिकेट है 80 लगाई जे है। डबल ए का। हाँ, तो मेरा सिंपल से आपसे क्वेश्चन है, अब आपका थर्ड ईयर स्टार्ट होने वाला है, तो मेरे को आपके एक्शन प्लान चाहिए कि आप क्या सोच रहे हैं मेंबर्स, और क्या सोच रहे हैं आप स्टूडेंट्स के लिए जो आप अब करेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैं चाह रहा था कि क्वेश्चन पूछा जाए मुझसे कहीं न कहीं। बिकॉज़ अगर आप देखते हैं कि जो ये थर्ड ईयर मेरा स्टार्ट हो रहा है, एक्चुअली ना कहीं न कहीं एक मेंबर को अवेयर करने की भी रिक्वायरमेंट है और दूसरा मुझे लगता है कि जो हमारे इंस्टीट्यूट को ना एज़ ए कोरियर एजेंसी काम नहीं करना चाहिए। मतलब किसी भी एक डिपार्टमेंट की कंप्लेंट आई, हमने वो उस कंप्लेंट को रजिस्टर किया और अपने मेंबर को भेज दिया। लेट देम रिप्लाई इन 30 डेज़, वो क्या रिप्लाई करता है। जो उसका रिप्लाई आया उसको हमने स्टडी किया और फर्दर हमने प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी। एक प्राइमा फेसी लेवल पे हम विल चेक इट कि सर जो कंप्लेंट आई है किसी भी डिपार्टमेंट से किसी और फेलो मेंबर की वेदर इट इज टेनेबल और नॉट। ओके, समझ लो तो वो अगर हम काम करेंगे इंस्टीट्यूट लेवल पे तो एक कहीं ना कहीं एक बेटर अभी क्या एड नंबर ऑफ केस पेंडिंग हो जाते हैं तो डिपार्टमेंट की कोई फीस तो लगती नहीं है। किसी भी लेवल पे चिट्ठी बनाई फटाक भेज दी इंस्टीट्यूट को और इंस्टीट्यूट ने केस रजिस्टर कर दिया डिस्ट्रिक्ट कमेटी के अंदर और मैटर स्टार्ट हो गया कहीं ना कहीं। तो अब अगर मेंबर इंस्टीट्यूट उस लेवल पे उसको फिल्टर आउट करना स्टार्ट करेगा और सपोज करो डिपार्टमेंट ने एक कंप्लेंट करी और अल्टीमेटली वो गिल्टी डिक्लेयर नहीं हुआ तो डिपार्टमेंट लिखे ना उसके सीनियर को लिखे कि आपके डिपार्टमेंट ने एक रॉन्ग कंप्लेंट फाइल की थी। मतलब उसके लिए रिवर्स एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए सर। बिल्कुल, अगर मुझ पे एक्शन हो रहा है, मैंने 3 साल लगे उसके अंदर, मैंने अपना टाइम खराब करा, मैंने एक एडवोकेट हायर किया, सीए हायर किया, जिससे मेरे केस को रिबन करा, मेरे 4-5 लाख रुपए की कॉस्ट लग गई, मेरी मेंटल में हरासमेंट हुई मेरे साथ 3 5 साल जो भी हुई, तो जिसने अगर फेक कंप्लेंट फाइल करी है, रॉन्ग कंप्लेंट फाइल करी है, उसके अगेंस्ट भी तो एक्शन हो कहीं न कहीं, ओके, एक चीज़। दूसरा क्या होता है, जो वो डिप इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ना, वो दे कैन नॉट अंडरस्टैंड अनटिल अनलेस दे हैव द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑडिटर। क्योंकि ऑडिटर बनने के लिए एक प्रोस्पेक्टिव जरूरी है। फॉर एग्जांपल हम सेक्शन 143 ऑफ कंपनीज एक्ट के अंदर एक ऑडिट रिपोर्ट इशू करते हैं। उस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर हम सर्टिफाई करते हैं कि इट इज ट्रू एंड फेयर। एक Right. ट्रू एंड फेयर एंड ट्रू एंड करेक्ट में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ जी, कहते हैं कि बीइंग ऑडिटर आप समझ सकते हैं, लेकिन क्या एक ईडी का ऑफिसर समझ सकता है ट्रू एंड फेयर एंड ट्रू एंड करेक्ट में क्या क्या डिफरेंस है? नहीं समझ सकता। उसमें क्या मैंने सैंपल इस्तेमाल किया, क्या मैंने मटेरियलिटी यूज करी, मैंने ही कैन नॉट अंडरस्टैंड। हाँ जी, तो इसलिए क्या होता है कि अब हर मैटर को सेम पैरामीटर से जज करना इट इज इनकरेक्ट। तो मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है दे आर ऑल्सो नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू फाइल ए कंप्लेंट अगेंस्ट ए मेंबर। ओके, दे आर बिकॉज जस्ट सेंडिंग सिंपल लेटर्स यस एंड उसी के बेसिस पे हमारे ऊपर एक्शन है। तो आपका ये एजेंडा है कि आप अगले एक साल में यू आर यस गोइंग टू, मतलब आप इस चीज को प्लग करेंगे इस लूप होल को। यस मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो भी मेरा काउंसिल का टर्म है आने आने वाला या जो 1.5 साल बचा हुआ है उसके अंदर मेरी पूरी कोशिश रहे कहीं ना कहीं अपने इंस्टीट्यूट को इस बात से अवेयर किया जाए कि ये एक पैरामीटर ऐड किया जाए जिससे कि जितनी भी कंप्लेंट आती है कि एक फिल्टर अपने लेवल पे हो मेंबर को भेजने से पहले। अगर Right. प्राइमरी फेज आपको चीजें ठीक लगती है ना लेट देम डोंट सेंड अ नोटिस टू द मेंबर। वहीं से इनिशिएट करो। वहीं से इनिशिएट करो उसको। और दूसरा अगर मेंबर गिल्टी डिक्लेयर नहीं होता नॉट गिल्टी होता है तो जिस आदमी ने कंप्लेंट की थी उसके सुपीरियर पर्सन को भी उसके बारे में लिखा जाए। देखो आई एम नॉट टेलिंग कि आप उसके अगेंस्ट क्योंकि गवर्नमेंट एजेंसी है आप उसके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट नहीं कर सकते ऐसा बट उसके सीनियर को जरूर लिखा जाए कि ये कंप्लेंट आई थी आपके अगेंस्ट और उसमें मेंबर नॉट गिल्टी है। ये सारे फैक्ट्स हैं बेसिकली। बिकॉज क्या है आज की डेट में ना हमें पब्लिक एट लार्ज के बीच में डिपार्टमेंट लार्ज के बीच में चार्टर्ड अकाउंटेंट की इमेज को इंप्रूव करने की भी जरूरत है।
हाँ जी। वो इम्प्रूव कैसे होगी जब पता तो लगे। अगर छोटा सा आपने देखो एक मैटर लिया, आप देखो जितिन जी, आपने एक एग्जांपल लिया कि एक हमारे जयपुर के चार्टर्ड अकाउंटेंट थे जिसने नफरा ने उसके 50 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई। वो क्या मैटर था, एक सेक्शन 80 डबल जे डबल ए होता है बेसिकली। हाँ जी। उसमें क्या होता है कि अगर आपने कोई न्यू एम्प्लॉयमेंट दिया, आपने उस न्यू एम्प्लॉयमेंट के अंदर आपको एक सीए सर्टिफिकेट लेना होता है कि हाँ जी आपने न्यू एम्प्लॉयमेंट दी, तो आपको एक डिडक्शन मिलती है, एडिशनल डिडक्शन मिलती है हाँ आपको। जी। ठीक है, अब क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या कर सकता है, हाँ जी आपने नए एम्प्लॉई हैं, आपने इनको हायर किया, उसकी वजह से सर्टिफिकेट दे दिया आपने। अब वो ओके। कोई छोड़ के चला गया उसके अंदर से, किसी की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, जो भी रीजन रहा मतलब आपका, ठीक है। तो अब ये क्या है कि नॉन फाइनेंशियल क्या है सर्टिफिकेट है आपका, ओके। क्योंकि नए एम्प्लॉय कितने हायर किए, सिर्फ सैलरी मैटर थोड़ा ना करेगी। जो पीएनएल में मेरी फिगर आ रही है उसके बेस पे थोड़ा मैं कह सकता हूँ कि कितने नए एम्प्लॉय आए, उसके लिए मेरे को बैकग्राउंड वर्किंग करनी पड़ेगी। अब जो बैकग्राउंड वर्किंग होती है वो भी कहीं ना कहीं सैंपल बेस पे होती है आपकी। राइट। अगर 100 नए एम्प्लॉय आए तो ना 100 के 100 एम्प्लॉय को बुला के खड़ा करूंगा, हाँ जी कौन कौन आए मेरे पास बेसिकली। हाँ जी। तो जो एक ऑडिटर का काम है ना, वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड से और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेस पे होता है। हमारे जितने सर्टिफिकेट इशू होते हैं उसके लिए भी कहीं ना कहीं हमारे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग कहते हैं हाँ कि जी। क्या क्या आपको बेस लेना है, कैसे आपको सर्टिफिकेट इशू करना है। तो जिस आदमी को जब तक उन सब चीजों का ज्ञान नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगी, तो कैसे मेरे अगेंस्ट एक्शन ले सकता है वो। मतलब उनका मन करा उन्होंने नोटिस भेज दिया, हाँ, ये चीज बंद ये करेंगे। चीज़ बंद करनी पड़ेगी। ओके। संगम जी, एक क्वेश्चन ना मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है। आप और मैं साथ में सेशन लेते थे इंस्टीट्यूट में, और आपने डिसीजन लिया बीइंग ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बनने का, चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी इलेक्शन का। तो ये इलेक्शन दिमाग में आपके कहाँ से आया? कहीं ना कहीं देखिए ये जो चीज़ स्टार्ट हुई मेरी आर्टिकलशिप से स्टार्ट हुई। आई डिड माई आर्टिकल फ्रॉम टीवीए, ठाकुर वेदनाथ अय्यर एंड कंपनी। ओके। तो वो क्या है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सीए फर्म है, और हमारी सीए फर्म में से 3 पास्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं इंस्टीट्यूट के। ओके। तो कहीं ना कहीं और बहुत सारे लोग काउंसिल मेंबर भी रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जब मैं आर्टिकलशिप में जाया करता था ऑफिस, तो वो मोमेंटोज देखा करता था, उनकी वर्किंग देखा करता था। बहुत सारे काउंसिल मेंबर हमारे ऑफिस भी आया करते थे डिस्कशन करने के लिए। हाँ जी। तो एक कहीं ना कहीं हमारा जो ऑफिस था वो हब हुआ करता था इंस्टीट्यूट की वर्किंग के लिए, कह सकते हो। मतलब इंस्टीट्यूट में जो काउंसिल मेंबर आ रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वहाँ से उनको देख के कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन स्टार्ट हुआ कि हाँ यार, क्या कुछ हमारी काउंसिल है, कुछ वो ऐसे काम भी करती है जो गवर्न करती है सब चीज़ों को। तो वो इंटरेस्ट वाला पार्ट वहाँ से स्टार्ट हुआ। लेकिन क्या होता है, ड्यूरिंग आर्टिकलशिप आप ना बड़े प्रीमेच्योर होते हो, आप ड्रीम तो देख लेते हो, लेकिन ड्रीम कैसे पूरा होगा, क्या उसके लिए वर्किंग करनी है, कुछ नहीं पता होता बेसिकली। और जैसे आप सीए बनते हो, ऐसे आपको मैंने बताया था कि फाइनेंशियल बैकग्राउंड वीक था, कहीं हाँ ना जी। कहीं हम्बल था। तो पहले तो पैसे की होड़ लग जाती है दिमाग के अंदर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मैंने 2009 में अपनी सीए क्वालिफाई करी मैंने, तो इमीडिएटली मैंने फिर एक जॉब ज्वाइन करी मैंने। कौन सी माई कंपनी? फर्स्ट जॉब थी इफ्को टोके जनरल इंश्योरेंस। ओके। तो एज एन असिस्टेंट मैनेजर मैंने गुड़गांव में कंपनी है उसको ज्वाइन किया, ओके। क्योंकि कहीं ना कहीं जो पहले प्रायोरिटी थी फैमिली को, थोड़ा सा जो हम्बल बैकग्राउंड था उससे उसको बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट थी। तो मैंने 1.5 साल वहाँ पे काम किया, अराउंड 1.5 ईयर। तो ओके। पहले मैं था असिस्टेंट मैनेजर, और विद इन 1 ईयर आई प्रमोटेड टू मैनेजर। ओके। मतलब आई डिड वेल इन द कंपनी, तो विद इन 1 ईयर मुझे उन्होंने प्रमोट कर दिया। अदरवाइज क्या था, पॉलिसी थी कि 2 ईयर्स के बाद प्रमोशन हुआ करता था, ओके। बट हमारे केस में उन्होंने 1 साल में प्रमोशन कर दिया था बेसिकली। क्योंकि देखो हार्ड वर्किंग तो स्टार्टिंग से रहे हैं काम को हाँ लेके, जी। क्योंकि लाइफ ऐसी देखिए तो हार्ड वर्क तो करना ही वैल्यू होता पता है आपको वैल्यू पता एफर्ट्स की। यस यस। तो 1.5 ईयर वहाँ काम किया इफ्को जनरल इंश्योरेंस के अंदर। देन आई रियलाइज कि एक ड्रीम है बैक ऑफ द माइंड, वो कैसे पूरा होगा जॉब में। तो फिर मैंने देखा कि जब हम इंस्टीट्यूट की साइट देखते हैं कि कौन सा काउंसिल मेंबर क्या है, देन आई सी की 99.9% मेंबर जो है ना, जितने भी काउंसिल में है, रीजन काउंसिल काउंसिल, दे ऑल आर फ्रॉम प्रैक्टिस। ओके। तो आपको जॉब वाले मेंबर नहीं मिलेंगे। देन आई मैं थोड़ा पढ़ा समझा इसको, तो ये समझ आएगी कि जॉब में रह के आप काउंसिल को टाइम नहीं दे सकते कहीं ना कहीं। ओके। वो चीज़ प्रैक्टिस में पॉसिबल है। तो कैन यू बिलीव, जो मेरा एग्जिट इंटरव्यू हुआ था बेसिकली, हमारे में क्या होता था, इफ्को टोके में एग्जिट फॉर्म फाइल करना होता था कि एम्प्लॉयमेंट एग्जिट फॉर्म। उसमें आपको रीजन देना होता था ओके। कि आपको नौकरी क्यों छोड़नी है। दैट टाइम आई राइट, आई वांट टू कंटेस्ट द सीए इलेक्शन, I want to become the president of CA Institute. Therefore, I want to exit this job basically. नाइस सर। This was the reason of my employment exit form. That time 2011 की बात है। उसमें मुझे पता नहीं था कि मैं इलेक्शन कब लड़ूंगा, कब। देखो 2010 में मैंने कंपनी 11 में कंपनी छोड़ी, 2018 में मैंने इलेक्शन लड़ा, तो 7 साल का टाइम था उसके बीच वो में। जीत गए आप? 2018 वाला जीते। अनफॉर्चुनेटली मैं कुछ नंबर से रह गया था, वो जीत नहीं पाया। तो 2021 में मैंने रिकंटेस्ट करा विद द ब्लेसिंग ऑफ मेंबर्स एंड माय पेरेंट्स, मैं वो इलेक्शन जीता। अच्छा, मतलब एक हारे हो हाँ, और उसके बाद नेक्स्ट जीत गया बेसिकली इलेक्शन में। तो आप देखिए, तो 7 साल का गैप है। मतलब मैंने एक विजन तैयार किया कि आई विल गो ऑन दैट पोस्ट बेसिकली। तो मेरा एग्जिट इंटरव्यू एग्जिट फॉर्म है, ये बात कहता है। तो वहाँ मेरे एक एम्प्लॉयर थे संकेत गुप्ता जी, जो मेरे सीनियर हुआ करते थे बेसिकली। तो वो कहते थे कि इसका विजन बड़ा क्लियर है, मतलब
ये बिल्कुल छोटा सा बच्चा है, अभी 1 साल 1.5 साल हुआ है सीए पास करे हुए, ये इंस्टीट्यूट प्रेसिडेंट बनने की बातें करता है बेसिकली। मतलब ये वो कहते थे, और आज भी इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि संगम, जो तूने लाइफ में सोचा, जो तूने वो किया, उसमें कहीं ना कहीं बहुत क्लैरिटी है चीज़ों के लेके बेसिकली। तो मुझे यही लगता है कि लाइफ में गोल बनाओ, शॉर्ट टर्म गोल बनाओ, लॉन्ग टर्म गोल बनाओ, लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए शॉर्ट टर्म गोल बनाओ, और शॉर्ट टर्म गोल को अचीव करते करते लॉन्ग टर्म गोल तक पहुंचाओ बेसिकली आप। तो ये मेरे हर काम को लेके स्ट्रेटजी रहती है बेसिकली, चाहे वो मेरी फर्म की ग्रोथ हो, चाहे फैमिली का हो बेसिकली, चाहे वो मेरा इलेक्शन वाला पार्ट हो बेसिकली। तो मतलब आप मतलब ऐसे नहीं है कि पॉलिटिक्स में किसी बैकग्राउंड की वजह से आए और जीत के अपना आगे निकल गए, आप एक तरह से खुद ही आपने मेहनत करी, यू कैन से सेल्फ मेड है बेसिकली। आपने हार का मुंह भी देखा, हाँ जी। फिर उसके बाद आप जीते। मेरे को ना हार वाला, जब आप इलेक्शन लड़ रहे होते हैं ना और अगर आप जीत गए हैं तो बहुत अप्रिशिएट करते हैं लोग, यस। लेकिन जब हारते हैं, मतलब मैं ये वाली चीज़ इसलिए भी बोलना चाह रहा हूँ कि मतलब मैं आपसे एग्जैक्टली आपकी मानसिक स्थिति जानना चाहता हूँ कि जब आप हार गए थे उसके बाद आपके प्रति लोगों का क्या व्यवहार था, क्या आपकी सोच थी? व्यवहार तो ऑन द फ्रंट बड़ा अच्छा रहता है, लेकिन जब आप जीत गए थे तब कौन सी, मतलब तब क्या लोगों की फीलिंग थी? क्योंकि देखो ना, सीए भी बार बार फेल होके अटेम्प्ट आके इंसान एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है। तो मैं वो वाली फीलिंग आपसे एक बार पूछना चाहूँगा कि 18 में क्या हुआ था, फिर 21 में आपकी फीलिंग क्या थी? तो जतिन जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पास लाइफ में खोने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि जो 2021 का मैंने इलेक्शन लड़ा, उस पूरे इलेक्शन में मैंने 2.5 लाख रुपीस खर्च करे पूरे इलेक्शन के अंदर। 2.5 लाख। यस, दैट इंक्लूड माय विजिटिंग कार्ड, जो विजिटिंग कार्ड करते हैं, जो छोटे-मोटे खर्चे होते हैं, सब मिला के बेसिकली, ट्रैवलिंग एंड ऑल सब सब कुछ। कुछ मिला के, यस, प्रिंटिंग विंटिंग ट्रैवलिंग सब मिला के ओके। 2.5 लाख रुपीस। और सिमिलरली 2018 में तो और कम पैसे खर्च करे मैंने। तो इसलिए क्या होता है कि पीपल काउंट कि आपने कितना इन्वेस्ट किया है और कितना गेन करा है। ओके। जब आपने कुछ इन्वेस्ट ही नहीं करा, मैंने अपना टाइम इन्वेस्ट किया लोगों के साथ, उनकी उनकी बातें सुनी, उनको बताया कि मैं क्यों इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, मेरा पर्पस क्या है। अल्टीमेटली आई वांट टू कम इन दिस जस्ट फॉर देयर बेनिफिट बेसिकली। ओके। तो जब बात उनको मैंने बताई, समझाई, तो हो सकता है 18 तक मेरी इतनी अप्रोच नहीं थी, मैं हर आदमी तक नहीं पहुंच पाया। तो क्या हुआ, एक तरह से भी कोविड आया। ओके। मुझे याद है कि ये हम आप बात है कहीं ना कहीं अप्रैल 2020 की, 8 अप्रैल 2020 की बात है। हाँ जी। दैट टाइम क्या था, उस समय बिल्कुल कोविड अपने हाईएस्ट पीक पे चल रहा था। 22 मार्च 2020 को लॉकडाउन लग चुका था। हाँ जी। तब कोविड अपने हाईएस्ट पीक पे चल रहा था, और आर एट अवर होम, घर के अंदर बंद थे, हम पे कुछ करने के लिए नहीं था। मैक्सिमम लोग क्या शेयर मार्केट कर रहे थे उस समय, या घर पे थे, रिलैक्स कर रहे थे घर पे। ओके, तो उस केस में क्या हुआ, मैंने सोचा कि यार ये एक अपॉर्चुनिटी है, हम क्या क्या करें, कैसे करें बेसिकली। तो उस समय मैंने स्टार्ट करे वेबिनार करना बेसिकली। ओके। और वो एक टाइम था, वो एक जर्नी थी जिसने सारा पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया, बताऊँ मैं आपको। ओके। हमने लगातार 6 महीने 8 महीने, जब तक कोविड चला, जब तक लॉकडाउन चला, हमने कंटिन्यूसली वेबिनार करे। और यू डोंट बिलीव, मोर देन 200 वेबिनार्स वी डन एट डिफरेंट टॉपिक। ये पर्सनल लेवल पे? हाँ, पर्सनल लेवल पे। मेरे एक 200 फ्रेंड थे 200 दीपक। वेबिनार, हाँ, अच्छा। 200 वेबिनार। मेरे फ्रेंड है दीपक, हम दोनों ने मिलके करे। स्टार्टिंग में मिलके करे, बाद में फिर हमने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी करे बेसिकली। तो लेकिन जो हमने वो 200 वेबिनार करे, हमने सर्टिफिकेट कोर्स कराए बेसिकली। डायरेक्ट टैक्स पे, एक्सेल के ऊपर कराया, इनडायरेक्ट टैक्स पे कराया, हमने कोड ऑफ एथिक्स पे कराया बेसिकली। तो बहुत उसका अप्रिशिएशन मिला मार्केट में। ओके। तो उससे क्या हुआ, एक पहचान थी, जो एक संगम लोकल था बेसिकली, अब लोकल के लोग वोकल होने लगे बेसिकली वहाँ ओके। पे। हाँ, लोग बात करने लगे, कोई संगम अग्रवाल भी है। मुझे बहुत कॉल आते थे मुंबई से, गुजरात से, सर आपने आपका सेशन अटेंड करा। तो उसी समय फिर मैंने अपने आप को एज ए स्पीकर में भी कन्वर्ट किया मैंने अपने आप को। ओके। तो दैट टाइम फर्स्ट टाइम था, मैंने टीडीएस और टीसीएस में बहुत सारे चेंजेस आए थे। 194 क्यू आया था, बहुत सारे चेंजेस आए थे। तो मैंने एज ए स्पीकर अपने आप को डेवलप करा, मैंने एक पीपीटी बनाई, और फिर देन आई स्टार्टेड टू स्पीकिंग एट वेबिनार्स ऑल्सो। मैंने सूरत, बहुत डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे मैंने वेबिनार के थ्रू ही सेशन भी लिए मैंने उस समय बेसिकली। तो मतलब आपने स्टार्टिंग से ही जो आपका बेसिकली विजन था उसके लिए एक ये छोटा सा मिशन बनाया हाँ, यस, कि कैसे सर्व करना है, और देन आप Then आगे I बढ़ते वो हैं। करा। मतलब कोविड को मैंने ब्लेसिंग की तरह यूज करा, मतलब मैंने कि ये कैसे ब्लेसिंग बन सकती है और कैसे इस टाइम को बेस्ट तरह से यूज कर सकते हैं बेसिकली। तो वो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था, क्योंकि उसके बाद लोग जानने लगे बेसिकली। उसके बाद तो फिर क्या, लोगों तक पहुंचना था, एक रिक्वेस्ट या वोट अपील पहुंचानी थी। तो वो भी फिर बात लोगों से मिले, हाँ जी जानते हैं संगम अग्रवाल कोई है, तो फिर उनसे वोट अपील करी, तो वो कहीं ना कहीं कन्वर्जन हो गया। और 2021 बेनिफिट मिला उस चीज से। और 2021 में क्या हुआ, मतलब बड़े फ्लाइंग कलर से, मतलब 5वें 6ठे नंबर पे आराम से मैं था कंफर्टेबल विनिंग, मतलब आराम से इसमें हो गई, दिक्कत नहीं है कोई बेसिकली। और आई गेट द सेकंड मतलब फर्स्ट, मतलब आई गॉट द सबसे ज्यादा मुझको सेकंड प्रेफरेंस में बहुत मिली। मतलब जो फर्स्ट मिली 1265 वो मिली, उसके सेकंड इतनी फास्ट मिली कि 5वें 6ठे नंबर पे ही कोटा पूरा हो गया। मतलब बाकी कैंडिडेट के मुकाबले में सबसे ज्यादा सेकंड मिली। मतलब लोगों में प्यार था,
लोगों के अंदर विश्वास था कि कुछ करेगा, बट ड्यू टू एनी कंपल्शन अगर फर्स्ट नहीं दे पाए तो सेकंड जरूर दी उन्होंने बेसिकली मुझको। और यही यही आपको लोग अगर याद रख रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल। ये एक सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। मेरा ये रहता है कि भैया मैं किसी से मिलूँ ना, चाहे उसकी कोई भी कंपल्शन है, देखो लोगों की बहुत कंपल्शन होती है, कोई उनका पार्टनर है, कोई साथ काम करते हैं, कोई फ्रेंड सर्कल है, कोई सेम नेटिव टाउन के हैं, कोई सेम कास्ट के, बहुत सारी चीज़ चलती है देखो हाँ इलेक्शन के अंदर फैक्ट है ये। तो मुझे लगता है कि मैं किसी से मिलूँ अगर, तो मुझे कोई प्रेफरेंस जरूर मिल जाए, चाहे वो ओके फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो। मैंने तो पाँच ही प्रेफरेंस ही मांगी है। ओके। मैं सिर्फ भिवानी गया, एक मेंबर से मिला, बोला भाई मेरी फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 प्रेफरेंस तो बुक है। मैं कहा, भाई 5 ही दे देना प्लीज आप मुझे। जो है मतलब नाम लिख के हाँ, आना नाम मेरा। लिख के आना बेसिकली। नाम मेरी लिख ये के टारगेट आना। रहता है कि अगर कोई वोट डालने जा रहा है, क्योंकि वोट डालने बड़ी मुश्किल से आता है, कोई भी वोटर जाता है हाँ अगर, जी। तो उस कोई ना कोई प्रेफरेंस जरूर दे के आए। बाकी फर्स्ट सेकंड में जो उसको लेके आना, भगवान देखेगा उस चीज़ को। बट संगम जी, मैंने जितनी आपसे अभी बात करी ना, एंड में मतलब मैं यही बोलना चाहूँगा कि आपको, आपकी जो मैंने अभी आपसे सारी बात करी, आपको ना कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिली। यस। आपने हर एक चीज़ के लिए, अगर बचपन की बात करता हूँ, बचपन में भी आप थ्रू नेगेटिविटी आपको बोल दिया गया कि नहीं आप पढ़िए मत, आपने वहाँ वो करा, आपके फादर साहब के साथ जो आपकी फैमिली में इशू हो गया, वो भी एक स्ट्रगल थी। तो मतलब मेरे को कहीं एक ये चीज़ नहीं मिल रही है कि आपको किसी ने कोई एक हाथ में जाके चीज़ पकड़ा दी कि संगम जी जाइए, आपको ये वाला एक ब्लेसिंग्स दे दी मैंने आपको, तो नहीं, आप सेल्फ बिलीवर हो और एक एक हार्ड वर्कर हैं आप। तो एंड में मैं चाहता हूँ कि ना, आप जो आपको सुन रहे हैं, आपको सीए भी सुन रहे हैं, आपको सीए स्टूडेंट भी सुन रहे हैं, आपको जनरल पब्लिक भी सुन रही है, आपको स्टूडेंट सुन रहे हैं, फादर मदर भी सुन रहे हैं। तो मतलब हमारी जो कैटेगरी है वो बहुत बहुत वाइड है वाइड बेसिकली। कैटेगरी है। मतलब हमें हमारी पॉडकास्ट को 17 साल से लेके 65 साल के लोग सुनते हैं, और बहुत सारे लोग ना हमें सुनते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो उनसे भी रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना हमें, ठीक है? तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं विद योर होल जर्नी? मुझे लगता है कि हमें अपने फ्यूचर तक पहुंचने के लिए प्रेजेंट पे काम करना बहुत ज़रूरी है। देखो आपके पास में जो हुआ ठीक है, लेकिन अपने फ्यूचर को आप बेस्ट कैसे बना सकते हैं अपने प्रेजेंट को इम्प्रूव करके। और हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जितना आप हार्ड वर्क करेंगे उतना ही फ्यूचर आपका निखरेगा। और बात करते हैं पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए बेसिकली। आई लव माई मदर टू मच, मतलब अपनी मदर को बहुत मिस करता हूँ मैं, मतलब और मतलब मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ अपनी मदर को, और बहुत सोचता हूँ उनके बारे में। ऑल्दो शी लिव इन रोहिणी, मैं नोएडा में रहता हूँ, तो मुलाकात बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं हो पाती, तो मुझे उसका बड़ा अफसोस भी है, सही बताऊँ मैं बेसिकली ना, Okay. कि मैं इतना फ्रिक्वेंटली क्यों नहीं मिल पाता, अपनी मम्मी के साथ क्यों नहीं रह पाता। ये एक चीज़ है जो मुझे दिल में बहुत वो करती है, मतलब कि कैसे ये चीज़ पॉसिबल है, कैसे नहीं है। ड्यू टू एन नंबर ऑफ रीज़न वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती। बट आई लव माई मदर टू मच बेसिकली, क्योंकि उन्होंने भी मेरे साथ बहुत स्ट्रगल देखी है, और उनकी स्ट्रगल का नतीजा है जो मैं आज बन पाया हूँ बेसिकली, क्योंकि उन्होंने बहुत स्ट्रगल करी मेरे लिए, तो मैं आज इस पोजीशन पे पहुंच पाया हूँ। तो हमें अपने पेरेंट्स को कभी नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने क्या स्ट्रगल करी है आपके लिए, क्या ड्रीम्स देखे हैं। वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट देम, हमको हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए, और कुछ ऐसा जरूर करना चाहिए कि उनको आप खुशी मिले, क्योंकि वो एक ऐसे आदमी है या लोग हैं ऐसे जो हमेशा आपकी तरक्की में बहुत खुश होते हैं। वो हमेशा चाहेंगे कि आप उनसे आगे बढ़ो, मतलब जितना वो कमाते हैं आप उनसे ज़्यादा कमाओ, वो हमेशा चाहेंगे। कोई और नहीं चाहेगा ऐसा, लेकिन वो हमेशा ऐसा चाहेंगे कि आप उनसे ज़्यादा कमाओ, उनसे आगे ज़्यादा बढ़ो। तो मेरी जितनी भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने स्टूडेंट जरूर सुन रहे हैं, तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि थोड़े अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ, क्योंकि बीइंग ए स्टूडेंट आपके अंदर बहुत एनर्जी है। उस एनर्जी को पॉजिटिवली आप यूटिलाइज करो बेसिकली, पॉजिटिव यूटिलाइज करो, और कुछ ऐसा करो कि जो सिर्फ सीए बनना गोल नहीं होना चाहिए। मेरा होना चाहिए कि मैं टॉप 10 सीए से मेरा नाम कैसे आए पहले। ओके। तो वो ऐसे गोल बनाओ ना, जो आप जब बड़े गोल बनाओगे, छोटे गोल तो अचीव हो ही जाएंगे आपके। हाँ जी। तो इसलिए उस गोल के लिए काम करो कि भैया मेरे को सीए तो बनना ही है, लेकिन पहले मुझे रैंक कैसे लेके आनी है मुझे। रैंक आने के लिए क्या करना पड़ता है, लेट्स डू दैट। आप क्यों नहीं कर सकते? कोई डिफरेंट थोड़ा ना है कि आप में उसके अंदर आप मेहनत करोगे तो वो चीज अचीव कर लोगे। मैं अपने आप में लाइव एग्जांपल हूँ, आई एम ए सेल्फ मेड। तो अगर मैं कर सकता हूँ, मुझे लगता है कोई भी कर सकता है। फिर तो सिर्फ एक जील की और पैशन की कमी होती है, बस उसको आप वो चीज आपको कहीं से भी मिल सकती है। जैसे आज मॉर्निंग में जब मैं घर से निकला तो आई वाज लिसनिंग ए सॉन्ग एकला चलो रे। एक इंसिडेंट हुआ था, तो उसके बाद मैंने वो गाना सुना बेसिकली। तो मुझे लगता है लाइफ में कभी कभी हमें, अगर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा आपको, तो अकेला चलने की भी जरूरत होती है बेसिकली। तो कभी किसी लाइफ के मोड़ पे कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा अगर, तो एकला चलो भाई। ओके। अपने आप को खुद ही सेल्फ मोटिवेट हो और अकेला चलो उस चीज के लिए। तो अब लास्ट में मैं संगम जी से कमिटमेंट ले रहा हूँ आपके लिए, आपको कोई भी इशू है, आपको कोई भी परेशानी है, संगम जी ऑनलाइन 100% आपके लिए अवेलेबल है।
बट ऑफलाइन विद अपॉइंटमेंट आपके लिए अवेलेबल है। मैं ये नहीं करना चाहता कि मैं कह दूं कि सारे के सारे लोग आपके रीजनल काउंसिल में आ जाएं। तो संगम जी का मैं फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप जितने लोग भी संगम जी को कॉल करेंगे या संगम जी से बात करेंगे, वो पहले मुझे सब्सक्राइब करेंगे। विद दिस वर्ड, थैंक यू संगम जी हमें अपना थैंक समय यू सो देने मच के लिए। नितिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा मुझे आके यहाँ पे, और मतलब बहुत पुरानी यादें ताज़ा हो गई। मैं थोड़ा इमोशनल भी हो गया आज वो सब बातें याद करके मेरे पास के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू संगम जी। थैंक यू सर।